वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू वाचिंग द यूपीएससी डायरी। और आज हम करेंगे सेकंड पार्ट क्लास 8 की ज्योग्राफी का, विच वर टॉकिंग अबाउट लैंड, सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज विद नेचुरल वाइल्ड लाइफ एंड अदर्स। सो टॉपिक आपको पता ही है। टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज से। इससे पहले के टॉपिक हमने फिनिश कर लिए थे। तो देखो यार, इसमें बहुत सिंपल सा है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमें क्यों वाटर रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। ठीक है, तो उसके पीछे देखो सिंपल से रीज़न है। हमें पता है कि जो वाटर का रिसोर्स है वो धीरे 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 करके क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, ड्विंडल हो रहा है। ड्विंडलिंग रिसोर्सेज मतलब किसी चीज़ का कम हो जाना, इसको ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। एक्चुअली में क्लाइमेटिक जोन्स जो कि विच लीड्स टू ड्रॉट, क्लाइमेट के कारण कभी कभी जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ सूखा पड़ जाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रिसिपिटेशन, उसके बाद ओवर एक्सप्लोटेशन एंड कंटामिनेशन, ये सब मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी। सो कंजर्वेशन में मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, आप करोगे कंट्रोल पॉल्यूशन। सबसे पहले आपको वाटर से रिलेटेड पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रॉपर यूज़, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एक ड्रिपिंग टैप से 1200 लीटर ऑफ वाटर जो होता है वो हर साल जो है वेस्ट हो जाता है, और हमें लगता है कि एक बूंद पानी से क्या हो जाएगा, राइट। सो कुछ मेजर्स है जो आपको लेने पड़ेंगे। उसके लिए आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना। इसके अलावा वी नीड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो है नीड है हमें, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आप लगाओगे, मतलब आप तो नहीं लगा सकते हो, गवर्नमेंट लगाती है जनरली। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन हम कर सकते हैं, पेड़ लगाओ, वन महोत्सव एंड बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स जो हैं वो सब एक मेजर है विच इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अदर शॉर्ट्स ऑफ कंजर्वेशन। इसके अलावा प्रॉपर इरीगेशन से जो है आप जो है वाटर को कंजर्व कर सकते हो, बचा सकते हो, राइट। क्या है, हालांकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ठीक है, बट उसका ओवर यूज़ और पॉल्यूशन उसको अनफिट बना देता है यूज़ करने के लिए। यू वॉन्ट बी एबल टू यूज़ इट। अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, मतलब ये जो नाले का पानी होता है वो बिना मतलब अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज जब डिस्चार्ज होता है नदियों के अंदर, या एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड वेस्ट जब वाटर बॉडीज़ के अंदर जाती है, ये मेजर कंटामिनेंट्स है। ठीक है, ये सिर्फ पॉल्यूट नहीं करता वाटर को विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स, बट वाटर को पूरा का पूरा भयंकर तरीके से पॉल्यूट के अलावा पॉल्यूशन भी कॉज कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बातें हो गई। ओके, अब क्या है कि ज़्यादातर ये जो केमिकल्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है सब्सटेंसेस दैट डू नॉट ब्रेक डाउन नेचुरली इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब अपने आप से नेचुरली ये नहीं टूटेंगे। जैसे प्लास्टिक वगैरह को बहुत टाइम लगता है क्या कहते हैं कंप्लीटली जो है डिकम्पोज होने में, तो दे डू नॉट एक्चुअली ब्रोक डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस लाइक माइक्रोबियल एक्शंस, यानी एक्शंस ऑफ माइक्रोम। कोई भी चीज़ जब ख़राब होती है तो आपको पता होगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं। ठीक है, तो ये लैंड फिल्स या इकोसिस्टम में हमेशा परसिस्ट करता है फॉर 100 और 1000 ऑफ ईयर्स, जिसके कारण इनका जो परसिस्टेंस है, इनका जो होना है, इसके कारण सॉइल, वाटर और एयर पॉल्यूशन हो जाता है, साथ में ये वाइल्ड लाइफ को भी हार्म करता है। ठीक है, तो मेटल, ग्लास, ठीक है, फिर अब कप, स्टाइरोफोम हो गया जो डिस्पोजेबल कप्स और पैकेजिंग में यूज़ होता है, ई वेस्ट हो गया, टायर्स जो होते हैं, यूज्ड टायर्स जो होते हैं, ये सब डिफ़िकल्ट होते हैं टू रिसाइकल एंड दे कैन एक्यूमुलेट, इकट्ठे हो जाते हैं लार्ज क्वान्टिटीज़ में। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल्स ये भी नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं करते। तो क्या कह रहा है, ज़्यादातर ये जो केमिकल है नेचुरल ब्रेक डाउन, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ब्रेक डाउन इसका आसानी से नहीं होगा नेचुरल प्रोसेस से, और ये ह्यूमन बॉडीज़ तक पहुंच जाते हैं थ्रू वाटर। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड है, मैंने बताया था, ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स, जो वेस्ट है इसको ट्रीट करके बिफोर रिलीजिंग दम इन द वाटर बॉडीज़, मतलब वाटर में की बॉडीज़ चाहे नदी में, लेक में, कहीं पे भी डिस्चार्ज करने से पहले आप इसको ट्रीट करेंगे तो उससे वाटर पोल्यूशन को आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर क्या करता है, सरफेस रन ऑफ को स्लो कर देता है, रिप्लेनिश करता है अंडरग्राउंड वाटर को। वाटर हार्वेस्टिंग दूसरा मेथड है जिससे आप सरफेस रन ऑफ को जो है सेव कर सकते हो। व्हाट इज सरफेस
It means the flow of water over the land surface that occurs when the soil is saturated and can no longer absorb excess rainwater, melted snow or other sources of water. बहुत सिंपल है कि सरफेस रन ऑफ का मतलब होता है पानी का बहना लैंड पे, ये जो कि तब होता है जब सॉइल सैचुरेटेड होता है और अब और वो एक्सेस रेन वाटर अपने अंदर नहीं ले सकता, ठीक है, तो इसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग आप कह सकते हो। कैनाल्स जो यूज़ किया जाता है, कैनाल्स को आप यूज़ कर सकते हो फॉर इरीगेटिंग द फील्ड, और जो भी कैनाल्स आप यूज़ करोगे इट शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज, ठीक है। स्प्रिंकलर्स जो यहाँ फोटो में भी दिखा है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से इरीगेट करता है एरिया को बाय चेकिंग दी वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। ड्राई रीजन्स में जहाँ पे हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, यहाँ पे ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन का इस्तेमाल होता है जो कि बहुत यूज़फुल है। जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है इट कैन देयरफॉर बी कंजर्व, उससे बचाया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरीगेशन। ध्यान रखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप रेन को कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द रूफ टॉप, स्पेशली छत से, एंड डायरेक्ट करते हो उसको एक एप्रोप्रिएट लोकेशन पे जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इज़ इनफ टू सेव 8000 लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब एक बार की बारिश अगर 2 घंटे तक होती है तो उसमें कुछ आप 8000 लीटर्स ऑफ वाटर को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो विजिट कर रहे हैं एग्जीबिशन और हैंडीक्राफ्ट्स को। जो आर्टिकल्स इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है उनको कलेक्ट किया गया है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मोना जो है उसने पिक किया है एक बैग और एक्सक्लेम किया है, कहा है कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। लाइक एक्सक्लेम मतलब होता है एक्साइटमेंट के साथ बोलना। येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट से बना हुआ है, द टीचर सेड। कहते हैं डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड अप ऑफ केन्स एंड बैम्बूज इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब आपके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, इन सब जगहों पे बैम्बू जो है काफ़ी ग्रो करता है। जैसी एक्साइटेड है टू सी अ सिल्क स्कार्फ, ठीक है, वो सिल्क का एक स्कार्फ देख के खुश हो जाती है और कहती है सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट आर ब्रेड ऑन मलबेरी ट्रीज। मलबेरी ट्रीज से जो है उनकी ब्रीडिंग होती है। जो चिल्ड्रंस है उनको समझ में आया प्लांट हमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स देती हैं जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सिर्फ एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर पर रहती है। मतलब एक ऐसी जगह जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। व्हाट इज़ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे एक छोटा सा जोन है, नैरो सा जोन है, जहाँ लिथोस्फीयर यानी लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर एंड एटमॉस्फेयर तीनों। आप जहाँ पे अभी बैठ के लेक्चर देख रहे हैं वहाँ पे आप एक लैंड पे हैं, ठीक है, आपके ऊपर आसमान है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर है, और पानी तो आपके पास है ही, हाइड्रोस्फीयर। तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिलती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर सर्वाइवल। और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यहाँ के वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। प्लांट हमें टिम्बर देती है, शेल्टर देती है एनिमल्स को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जो हम ब्रीथ करते हैं, सॉइल को बचाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इट एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट की तरह काम करता है। अंडरग्राउंड वाटर के स्टोरेज में मदद करता है। फ्रूट्स देता है, नट्स देता है, लेटेक्स देता है, टर्पेंटाइल ऑयल देता है, गम देता है, मेडिसिनल प्लांट देता है और पेपर देता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा भी इन्यूमरेबल यूजेस होते हैं प्लांट्स के, और उसमें आप कुछ और भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ में आपके एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स आती है। एक्वेटिक लाइफ मतलब सी में रहने वाले, जो सी, ओशन, रिवर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ये हमें ठीक है, तो एनिमल्स हमें मिल्क देती है, मीट देती है, हाइड्स एंड वुल देती है। इंसेक्ट जैसे कि बीज हमें हनी देती है, और पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर में भी मदद करती है। मतलब एक प्लांट को से जो है उसका जो भी इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको ले जाके दूसरे प्लांट पे छोड़ देती है, तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। या फिर एक प्लांट से दूसरी प्लांट जो दूर है तो पॉलिनेशन मतलब एक पहले बी एक पे बैठी, मान लो पहले बी इस फ्लावर पे बैठी, फिर बी इस फ्लावर पे बैठी, तो यहाँ से जो भी इसको मिले नेक्टर उठा के इसमें डाल दिया तो ये फ्लावर में अब फूल खिलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। जो बर्ड्स है वो इंसेक्ट्स खाती हैं और एक डिकम्पोजर की तरह काम करती हैं। जो वल्चर है वो अपनी एबिलिटी के कारण डेड लाइफ स्टॉक यानी मरे हुए जानवरों को खाती है और एक स्कैवेंजर कहलाती है और एक वाइटल क्लींजर है इन्वायरमेंट के लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिजम्स हु आर डेड। सो एनिमल्स चाहे बड़े हो या स्मॉल हो, सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे इकोसिस्टम के, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं बैलेंस इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, एक और बात याद रखना, वल्चर्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और इंडिया के आसपास के कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं, कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, वो किडनी फेलियर के कारण मर जाती है। क्योंकि जैसे ही वो किसी लाइफ स्टॉक को खाती है, ऐसी लाइफ स्टॉक जो मान लो कभी बीमार थे, और मान लो एक गोट थी, वो गोट कभी बीमार थी तो उसको ना डाइक्लोफेनाक दिया गया था कभी। ठीक है, डाइक्लोफेनाक दिया था जो कि एक पेन किलर होता है। ठीक है, तो और ये कहीं ना कहीं एस्पिरिन जो हम लेते हैं ना, डिस्प्रिन में पाया जाता है एस्पिरिन, और आइबुप्रोफेन जो कि बॉडी पेन के लिए दिया जाता है। तो इनसे काफ़ी सिमिलर पेन किलर है डाइक्लोफेनाक। और ऐसे अब इस गोट को अगर वल्चर खाएगी तो किडनी फेलियर से वो मर जाती है। तो इसी चीज़ के लिए एफर्ट्स ले रही है गवर्नमेंट कि इस ड्रग को बैन कर दिया जाए लाइफ स्टॉक के लिए, एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन को। ठीक है, और इसके अलावा वल्चर्स को ये ब्रीड करे कैप्टिविटी, मतलब वल्चर्स ऐसे खुले जानवर हैं तो उनको कैप्टिवेट मतलब बंद करके तो नहीं, बट उनका भी ब्रीडिंग करने की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की मैं बात करूँ तो देखो, वेजिटेशन जो वेजिटेशन होता है जैसे इट इंक्लूड ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। जो मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड है उनको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा में क्लासीफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना मेजर वेजिटेशन आप लिख सकते हो, मेजर वेजिटेशन, और इसमें क्या क्या आ गया बच्चा, इसमें आपके आ गए फॉरेस्ट, फिर आया आपका ग्रासलैंड, फिर आया आपका टुंड्रा, फिर आया आपका स्क्रब। ठीक है, तो इसमें ग्रुपिंग की गई है इसकी। वो जगह ऐसी एरियाज जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है वहाँ बड़े बड़े ट्रीज़ जो है मतलब दे कैन थ्राइव। ठीक है, दे कैन लिव। इस तरीके से आप कहो तो फॉरेस्ट जो है कहीं ना कहीं उस एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ वाटर सप्लाई एबेंडेंट होता है, अच्छा खासा होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज़ करता है साइज़ ऑफ ट्रीज़, और उसका जो डेंसिटी है ट्रीज़ की, जो मोटाई है ट्री की, जो डेंसिटी है वो रिड्यूस होती है। छोटे छोटे ट्रीज जो होती हैं या जो घास होती है ये मॉडरेट रेनफॉल में ग्रो करती है और ग्रासलैंड बनाती है वर्ल्ड में। थॉर्नी श्रब्स जो होती हैं और स्क्रब जो होती हैं ये ड्राई एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल में ग्रो करती हैं। ऐसे एरियाज़ में प्लांट्स के रूट्स काफ़ी डीप होते हैं और जो उनके लीव्स होते हैं वो कांटेदार, थॉर्नी और वैक्सी होते हैं। और वैक्सी सरफेस क्यों होता है, ताकि मॉइस्चर का जो लॉस हो वो कम हो सके थ्रू ट्रांसपिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट रिलीजेस वाटर। टुंड्रा वेजिटेशन जो है कोल्ड पोलर रीजन्स में देखे जाते हैं। इसमें मॉसेस एंड लिकेंस नाम के सारे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। आज की बात अगर कहूँ तो देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। ठीक है, टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। काफ़ी सारे जंगल को काट दिया गया बिकॉज ग्रोइंग नीड्स बढ़ गई थी, तो क्रॉप्स को और ग्रो किया जा रहा था। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा था। फॉरेस्ट जो है पूरे जितना जंगल आपके पूरी दुनिया में पाया जा रहा है वो धीरे धीरे वैनिश हो रहा है। धीरे धीरे क्या, रैपिडली एक्चुअली, धीरे धीरे तो स्टार्टिंग में था, अब तो काफ़ी रैपिडली ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट नीड अराइज हो गई है कि आपको इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, हमारी संपत्ति है। प्लांट हमें शेल्टर देती है और एनिमल्स को देती है, हम भी एनिमल ही है, और साथ में ये इकोसिस्टम मेंटेन करती है। क्लाइमेट में बदलाव के कारण या ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण
नेचुरल हैबिटेट का काफ़ी लॉस हो रहा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है, मान लो प्लांट्स जंगल में रह गए तो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो, तो वो उन सब का लॉस हो रहा है। बहुत सारे स्पीसीज़ धीरे धीरे वल्नरेबल हो जा रहे हैं, ख़त्म होने की ताकत पे, इंडेंजर, अबाउट टू फिनिश है, और कुछ तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म होने पे। इंडेंजर्ड मतलब पॉपुलेशन उस स्पीसीज़ की कम हो चुकी है, एक्सटिंक्शन मतलब अब तो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक्सटिंक्शन हो रहा है इन रिसोर्सेज का। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग। से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, पोचिंग मतलब होता है हंट करना एनिमल्स को। क्यों? फॉर देयर वैल्यूएबल आइटम्स। बेसिकली मान लो किसी के दांत चाहिए तो उसको मार दिया जाता है, ठीक है, ऐसे एनिमल्स को मार दिया जाता है। तो कह रहा है कि पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। जो एनिमल्स हैं उनको पोच किया जाता है फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड्स ऑफ हाइड, स्किन, नेल्स के लिए, तीत के लिए, हॉर्न्स के लिए और उनके फेदर्स के लिए उनको सबको मारा जाता है। इनमें से कुछ एनिमल्स है टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पिकॉक। ये जो है कंजर्व किया जा सकता है। इन्हें कैसे बचाया जाएगा? अवेयरनेस फैला के। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्रीक, लेक, वेटलैंड, इन सब का कंजर्वेशन, सबको बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन प्रेशियस रिसोर्सेज को बचा सके डिप्लेट होने से, ख़त्म होने से, ठीक है। तो देयर इज़ अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट ऑफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट डिस्टर्ब। मतलब बैलेंस कब बनेगा? जो स्पीसीज़ है वो उनकी क्वांटिटी, उनकी जो क्वांटिटी कह रही हूँ, वजन, सॉरी, पॉपुलेशन अगर रहेगी तो, अगर किसी का भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो हर एनिमल का, चाहे वो छोटा एनिमल हो या बड़ा हो उनका एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होता है। किसी भी एनिमल का कम हो जाना इकोसिस्टम के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ के कारण नेचुरल प्रोसेसेस या नेचुरल वर्ल्ड या नेचुरल वेजिटेशन आप कह सकते हो, ये सब के सब डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज क्या है? ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि आप बिना सोचे समझे इतनी ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग की जा रही है, ठीक है, उसके कारण बर्ड्स एंड एनिमल्स जो है वो या तो ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म होने पे हैं। ये ऐसे इस चीज़ से बचाने के लिए स्कूल सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव सबको जो है इनकरेज करना चाहिए रीजनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी लेवल मतलब स्कूल वगैरह हो गया, रीजनल मतलब स्टेट लेवल पे हो गया। स्कूल के बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो जो है बर्ड्स को देखे, नेचर कैंप्स विज़िट करे, ताकि वो उन स्पीसीज़ की हैबिटेट को अप्रिशिएट कर सके। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है लॉज बना रही है अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो कि इलीगल इन्होंने करार कर दिया कि आप इन एनिमल्स को तो मार ही नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। इंडिया में किलिंग लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक इज़ इलीगल। और एक साइट्स नाम की इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल लॉ है जो इस्टेब्लिश की गई है, जो कई सारे सेवरल स्पीसीज़ ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स के का लिस्ट निकालते हैं जिनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है, मना है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक एथिकल ड्यूटी है हर एक सिटीज़न का, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, नेशनल पार्क क्या होगा? A natural area designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and future generation। एक ऐसा नेचुरल एरिया जिसको बनाया गया है ताकि इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को बचाया जा सके एक या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम में, ताकि प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन में किसी भी स्पीसीज़ की कमी ना हो। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टेड एरियाज़ का सीरीज़ है कि ये देखो एक पार्क है, एक पार्क है, एक पार्क है, ऐसे करके सीरीज़ ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है जो कि ग्लोबल नेटवर्क से लिंक है। इनका काम है टू डेमोन्स्ट्रेट, दिखाना द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन, बचाना एंड डेवलपमेंट, कि सेव करके आप डेवलप कैसे करते हो, ये इनका जो है इंटेंशन है, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना, साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में
जिसका काम है इंश्योर करना कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। रफली 5000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स को इसमें बचाया गया है। बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल, ऑर्किड एंड एलॉयज आर सम एग्जाम्पल। ओके, सो ये ख़त्म हो गया। एक बार फॉरेस्ट फायर देख लो। कैलिफोर्निया फायर रेज फॉर 4th डे, होप्स रेस्ट ऑन विंड ईजिंग। फॉरेस्ट फायर किल 41 इन ग्रीस। 5 लाख फ्ली कैलिफोर्निया फायर्स। ठीक है, कैलिफोर्निया में एक फॉरेस्ट जंगल में आग लगी थी, एक नेचुरल डिज़ास्टर था, उसके ऊपर ये कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो वही कह रहे हैं फॉरेस्ट फायर एक थ्रेट होता है, एक पूरे रीजन, एक जंगल में आग लगने का मतलब क्या है, वहाँ के फौना एंड फ्लोरा सब ख़त्म हो जाएंगे। सो इट इज़ अ थ्रेट। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग हो गई, थंडर स्टॉर्म वाली लाइटनिंग हो गई, उसके कारण नेचुरली आग लग गया, या आग लग गया ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लिटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल। फायर पर्पसली कॉज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, जानबूझ के किसी ने आग लगा दिया, या किसी मिसचीफ मेकर ने, कोई कुछ चुराने आया था उसने आग लगा दिया। ठीक है, मिसक्रिएंट्स हो गया। मिसक्रिएंट्स क्या होता है? मिसक्रिएंट समझने से पहले एक आसान शब्दों में इसको समझो। फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर जो होता है एक अनकंट्रोल्ड और रैपिड बर्निंग होता है प्लांट्स का इन नेचुरल सेटिंग, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या तुंद्रा। ये जो फायर्स होते हैं ये सीरियस थ्रेट है टू फ्लोरा एंड फौना। इसमें जो है आप बेसिकली स्प्रेड कर जाता है, और जब ये स्प्रेड करता है तो इन्वायरमेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ओके, जब हमें पता है कि फायर एक नेचुरल पार्ट है किसी इकोसिस्टम का, लेकिन जिस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज के कारण या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, इसके कारण डैमेज हो रहा है ग्लोबली। ठीक है, हालांकि इसके टाइप्स भी होते हैं, सरफेस, ग्राउंड, क्लाउन, बट हमें इतना नहीं पढ़ना। कॉजेज़ आपको मैंने बता दिया। लाइटनिंग एक कॉमन नेचुरल कॉज है, स्पेशली ड्राई हॉट कंडीशन में जहाँ वेजिटेशन जो है वो आसानी से जल सकते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन, बर्निंग लावा और ऐश के कारण भी आसपास के वेजिटेशन में आग लग सकती है। एक्सट्रीम हीट एंड ड्राई कंडीशन के कारण भी स्पॉन्टेनियस आग लग सकती है। मैन मेड कॉजेज़ में नेग्लिजेंस आ गया, मोस्ट कॉमन कॉज है जिस नेग्लिजेंस, जो कि डिस्कार्डेड सिगरेट बट्स हो गए, या अनअटेंडेड कैंप फायर हो गया, या बर्निंग ऑफ डेब्रीज हो गया, इन सब के कारण हो जाती है। उसके बाद आर्सन हो गया, इंटेंशनली स्टार्टिंग अ फायर इज़ अ क्रिमिनल एक्ट दैट कैन हैव सीवियर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या बर्निंग फील्ड, आप फील्ड में आग लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस सब ये भी कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और आसपास के जंगल में फैल जाते हैं। ठीक है, इसका इम्पैक्ट यही है कि डैमेज इन्वायरमेंट को करता है, क्लाइमेट चेंज में अब काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है, इकोनॉमिक लॉस कॉज करता है। ठीक है, क्योंकि फायर डैमेज कर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, देन सॉइल इरोजन, फायर कभी कभी प्रोटेक्टिव लेयर जो होते हैं ग्रासेस के उसको भी आग लगा देता है, जिसके कारण सॉइल जो है वो एक्सपोज हो जाती है विंड एंड रेन पे, और इसके कारण लैंडस्लाइड और इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनका मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। टाइमली अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया फायर को, जैसे लुकआउट टावर या सैटेलाइट मॉनिटरिंग से या सर्वेलेंस कैमरा से, तो ये एक रैपिड रिस्पांस आप इसमें दे सकते हो डिटेक्ट करके। ओके, उसके अलावा फ्यूल मैनेजमेंट, अमाउंट ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है उसको आप कम कर दो थ्रू कंट्रोल्ड बर्निंग। ओके, देन प्रिवेंशन ऑफ फायर, एजुकेशन से कि किस तरीके से आग लग सकता है, सो दैट पीपल कैन टेक मेजर्स। प्रॉम्प्ट डिटेक्शन, वही अर्ली डिटेक्शन ऑफ फायर थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि मिसक्रिएंट्स, ये वाला जो वर्ड है मिसक्रिएंट्स क्या। सो मिसक्रिएंट बहुत सिंपल है, अ पर्सन हु कॉजेज ट्रबल और डज समथिंग इलीगल और रॉन्ग, अ काइंड ऑफ क्रिमिनल इज कॉल्ड मिसक्रिएंट। हिंदी में कहूँ तो परेशान करने वाला, गैर कानूनी काम करने वाला, अपराधी मानसिक का जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं मिसक्रिएंट्स। एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू like the channel if somehow this video has made your day today.